नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आज बात कर रहे हैं हैवानियत सुरक्षा दावे जमीन पर ढेर। साथ में बलात्कार किया गया है और एसिड पिला दिया गया है। इस बारे हमको न्याय चाहिए। जैसा सर दुर्घटना हुई है तो हमको इंसाफ मिलना चाहिए। जनपद हमीरपुर में हुई एक ऐसी वारदात जिसने सिर्फ एक परिवार को नहीं बल्कि पूरे समाज के जमीर को झकझोर कर रख दिया है। यह सिर्फ एक सामूहिक दुष्कर्म की घटना नहीं है, यह नारी सशक्तिकरण के तमाम नारों पर फेंका गया तेजाबी हमला है जो हमारे सिस्टम की खोखली नींव को उजागर करता है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के जलालपुर थाना क्षेत्र का भेड़ी गांव आज सवालों के घेरे में है। यहाँ 3 दरिंदों ने एक नाबालिग लड़की के साथ न केवल विभत्स सामूहिक दुष्कर्म किया बल्कि हैवानियत की हदें पार करते हुए इस बैटरी का तेजाब पिलाने की भी कोशिश की। कल्पना कीजिए कि 12 दिनों से वो मासूम बेटी मौत से जंग लड़ रही है। झांसी मेडिकल कॉलेज ने भी हाथ खड़े कर दिए और उसे आगे रेफर कर दिया गया है। लेकिन इस पूरे मामले का सबसे शर्मनाक पहलू है खाकी का रवैया। पीड़िता के परिजनों का सीधा आरोप है कि जलालपुर पुलिस 2 बालिग और मुख्य आरोपियों को बचाने में लगा है। एफआईआर सिर्फ एक नाबालिग आरोपी के खिलाफ दर्ज की गई है। परिजन न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं और उनके आंसू साफ कह रहे हैं कि हमारी बेटी मौत से लड़ रही है, लेकिन पुलिस ने सिर्फ एक छोटे आरोपी पर कार्रवाई की है। 2 बालिग अपराधी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। ये नारी सशक्तिकरण नहीं बल्कि अपराधियों का संरक्षण है। सवाल सीधा है कि क्या सत्ता के गलियारों में बैठे लोग और कानून के रखवाले अपराधियों के सामने झुक गए हैं? क्या बेटी बचाओ का नारा सिर्फ कागजों तक सिमट कर रह गया है? की सर घटना है, उसके साथ में बलात्कार किया गया है और एसिड पिला दिया गया है। इसके बाद बेहोशी हालत में पाया तो मैं सरीला ले गया। सरीला वालों ने रेफर किया उरई वालों ने किया झांसी। जब झांसी में ले गया तो झांसी में होश आया। इसके बाद अंदर से ब्लड आने लगा मुंह से। उन्होंने रेफर कर दिया लखनऊ को पीआईजी में। वो 8 लाख रुपए मांग रहे थे, मेरे पास 2.5 लाख रुपए था। पूरा खर्चा हो गया, मेरे पास पैसा नहीं है। जिला अस्पताल पे आया, उन्होंने हाईलाइट के लिए ट्रांसफर किया है। अरे कितने लोगों ने इस घटना को? 3 आदमी है, लालाराम, राजेश, अरविंद। अगर पुलिस ने कितने लोग गिरफ्तार किए? सर एक ही आदमी पकड़ा है, अरविंद को पकड़ा है। क्या कह रही पुलिस, क्या कह रही? पुलिस बोल रही है कि हमने गिरफ्तार कर लिया है। क्या कहते हैं आप लोग? अरे हमको न्याय चाहिए। जैसा सर दुर्घटना हुई है तो हमको इंसाफ मिलना चाहिए। मेरे 3 लोगों ने मेरे साथ रेप किया और उठा के ले गए और जब मैं भागने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे तेजाब पिला दिया और फिर मैं नहीं कुछ कर पाया और मैं गंभीर हालत में वहीं बेहोश गिर गई। फिर मुझे मम्मी पापा उठा के लाए। कौन लोग थे वो लोग? अरविंद था, लालाराम था, राजेश था। तेजाब किसने पिलाया था? अरविंद। आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है। एक नाबालिग पर कार्रवाई की है और बाकी 2 मुख्य जो आरोपी हैं उन पर पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। परिवार लगातार न्याय की गुहार लगा रहा है। सवाल ये उठता है कि जहां एक और हम कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन कहीं ना कहीं धरातल पर जिस तरीके से इस तरीके की दरिंदगी सामने आती है, कई सवाल खड़े हो जाते हैं। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। श्याम सलोनी वशिष्ठ बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ द्विवेदी हमारे संवाददाता हमीरपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी का। शुरुआत सिद्धार्थ से करते हैं। सिद्धार्थ, क्या कुछ जानकारी इस पूरी घटना को लेकर अभी तक क्या अपडेट मिल पा रहा है? अनम्यूट कीजिए।
बिल्कुल, आपको बता दें उत्तर प्रदेश में योगी सरकार भले ही नारी सशक्तिकरण के बड़े बड़े दावे कर रही हो, लेकिन हमीरपुर से निकलकर सामने आई इस विभत्स घटना ने इन सभी दावों को एक बार फिर से धराशायी साबित कर दिया। हमीरपुर जनपद के ही जलालपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक गांव से एक ऐसा मामला निकलकर सामने आया जिसको जानने के बाद हर कोई हैरान और दंग रह गया। ये मामला बीती 28 तारीख का है, जहाँ पे घर पे रह रही मासूम के घर में अचानक 3 युवक पहुंचते हैं, मासूम को छत पर लेकर जाते हैं, उसके साथ दरिंदगी करते हैं और इस हद तक करते हैं कि दरिंदगी के बाद उसको बैटरी का तेजाब पिला देने जैसा आरोप भी लगा हुआ है। जिसके बाद जो परिजन है उनका कहना है कि हम जब बेटी के साथ ये घटना घटित होती है उसके बाद बेटी को सरीला सीएससी ले जाया जाता है, जहां से इलाज के लिए उसे उरई मेडिकल कॉलेज रेफर किया जाता है, जहां से उसको झांसी कर दिया जाता है। झांसी में कई दिनों तक इलाज चलता है, लेकिन इलाज में किसी तरह का कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिलता। जिसके बाद झांसी से जो युवती है उसको लखनऊ रेफर कर दिया जाता है, लेकिन लखनऊ में भी उसका इलाज अच्छे से न हो पाने के कारण और कहीं ना कहीं जो परिवार की आर्थिक तंगी है, पिता ने बताया कि इलाज के लिए 8 लाख रुपयों की मांग की गई थी और उनके पास रुपए न होने के चलते एक बार फिर जो बेबस पिता है वो अपनी बेटी को लेकर जिला अस्पताल हमीरपुर पहुंचता है, जहां आकर इस पूरे मामले का खुलासा होता है और ये पूरा जो मामला है इस सामने आता है, जहां पर जो परिजन है वो आरोप लगाते हैं कि जो जलालपुर थाना की पुलिस है उनको ये पूरी घटना बताए जाने के बाद भी जो एक नाबालिग युवक है सिर्फ उसके ऊपर ही मुकदमा लिखा जाता है और उसे गिरफ्तार कर उसके साथ पूछताछ की जाती है। वहीं परिजन 2 अन्य बालिग युवकों को भी नाम पुलिस को बताते हैं, लेकिन परिजनों का आरोप है कि दोनों बालिगों को जो जलालपुर पुलिस है वो बचाने का प्रयास कर रही है और उनके खिलाफ कहीं भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो इससे साफ तौर पे देखा जा सकता है जो हमीरपुर पुलिस प्रशासन है वो एक बार फिर कटघरे में खड़ा नजर आ रहा है। सवालिया निशान उठ रहे हैं पुलिसिया कार्यशैली पर। जी ठीक है, वापस आएंगे। श्याम सलोने वशिष्ठ जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। श्याम जी, बहुत बड़ी बात है कि जब घटना की गंभीरता स्पष्ट है, स्थानीय पुलिस ने शुरुआती कार्रवाई में सिर्फ एक नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, उसके बाद मामला दर्ज नहीं किया जा रहा है, तो 2 लोग और परिवार के द्वारा बताए जा रहे हैं। यशी जी, आपको और मेरे साथी पैनलिस्टों को मेरा राधे राधे। देखिए यशी जी, घटना बेहद गंभीर है। कोई सज्जन बोल रहे हैं शायद बीच में, आप कंटिन्यू करिए प्लीज, बाकी सबको म्यूट करिए। घटना बेहद गंभीर है और चूंकि ये राजनीतिक कोई विषय और मुद्दा नहीं है, इस पर बोलना बड़ा विषय है कि जो व्यक्ति जिनको पुलिस छोड़ रही है, 2 बालिगों को जो दुष्कर्म के दोषी हैं, और इतने दिन बीत जाने के बाद भी वहाँ के सांसद हैं, विधायक हैं, इनको इसलिए लोग चुनते हैं क्योंकि एक उम्मीद रहती है कि हमारे समय पर, वक्त पर ये हमारे काम आएंगे। इसलिए हम लोकतंत्र में अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं। अब वो किसी पार्टी के हों, मैं तो कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की यदि है तो उनको शर्म आनी चाहिए उन मेरे वहाँ के क्षेत्र के विधायक को और वहाँ के सांसद को कि आपके क्षेत्र में एक बेटी के साथ इतना बड़ा दुष्कर्म होता है, इतनी बड़ी घटना होती है। गरीब व्यक्ति, जब मुख्यमंत्री जी तत्पर तैयार है, मुख्यमंत्री जी इतने आदेश कर रहे हैं, मुख्यमंत्री इतने शालीनता के साथ कार्य कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हमारे प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, तो ये विधायक और सांसद क्या कर रहे हैं? इनकी जिम्मेदारी बनती है कि अधिकारियों से क्यों नहीं इन्होंने अभी तक वार्तालाप की और क्यों नहीं उनको न्याय मिला लड़की को, क्यों नहीं वो हैवान अभी तक पुलिस की गिरफ्त में आए, क्यों नहीं जेल के शिक्षा में गए? तो ये कहीं ना कहीं वहाँ के जो संभ्रांत लोग हैं, जिनको मैं संभ्रांत कह रहा हूँ जबकि अब वो संभ्रांत नहीं है, वो बालिग जो दुष्कर्मी के दोषी हैं वो क्यों बचे हुए हैं? हमारे डिप्टी सीएम साहब कह रहे हैं स्पष्ट, सबको सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि यदि कोई घूस लेता है, कुछ करता है तो आप मुझे बताइए, जेल जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय मौर्य जी को बोल रहा हूँ, मौर्य जी आप संज्ञान लीजिए, एक बेटी के साथ दुष्कर्म होता है, तेजाब पिलाया जाता है, उसके परिवार वालों को पुलिस न्याय नहीं दे रही है, बच्ची को न्याय नहीं मिल रहा है, अस्पताल में न्याय नहीं मिल रहा है। आप डिप्टी सीएम है प्रदेश के, आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हम पार्टी के नुमाइंदे हैं, पार्टी के लिए बात रखते हैं। किस मुंह से बात रखेंगे? क्या बोलेंगे हम अपने सीएम साहब के आपकी बातों को जनता तक कैसे ले जाएंगे? जब हमारे विधायक और हमारे सांसद यदि हमारे हैं तो क्यों नहीं कार्य कर रहे हैं? मेरे आगरे के सांसद है एसपी सिंह बघेल, आज केंद्र में राज्य मंत्री है, जरा कहीं कोई बात होती है तत्काल पहुंचते हैं। समझ लेना चाहिए तमाम सांसद और विधायकों को, उनसे एसपी सिंह बघेल जैसे विधायक बनने सांसद बनना चाहिए।
क्यों नहीं बनते हो आप? क्या कमी है? कहाँ परेशानी आती है? और वहाँ के काला इंसान एसपी श्याम सलोनी जी, आपको यहाँ पर इसलिए बैठाया गया था ताकि आप सरकार का पक्ष रख सके। आप तो विपक्ष की तरह सवाल ही उठा रहे हैं। जवाब कौन देगा? जवाब कौन देगा? आप सवाल उठाएंगे तो जवाब कौन देगा? सवाल उठाना आपको बिल्कुल चाहिए, लेकिन पहले उठा लेते। आप चर्चा का इंतजार क्यों कर रहे थे कि चर्चा करेंगे उसके बाद आप सवाल उठाएंगे? देखिए, एक बेटी के साथ अन्याय हुआ है। मैं भी एक बेटी का बाप हूँ। राजनीति मेरे लिए बात के विषय है। पहले हम मानवता में जीते हैं। यशी जी, हम लोग किस दुनिया में जा रहे हैं? मैं वही तो कह रही हूँ कि आप चर्चा का इंतजार क्यों कर रहे थे? आप ये पहले ही फोन करके पूछ लेते हैं ना उनसे कि क्यों नहीं की, तो जवाब तो दे पाते कम से कम कि कर रहे क्या कर रहे, वहां का प्रशासन क्या कर रहा है? मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रहा है या कुछ तो करेगा? मैं आपसे कह रहा हूँ ना, ये मेरा एक पक्ष था। दूसरा पक्ष जब मैं बात करता हूँ, इसका दूसरा पहलू भी आता है। दूसरा पहलू ये आता है कि हमारे सांसदों ने, विधायकों ने कार्रवाई की हो, पुलिस उसमें कार्रवाई कर रही होगी। अब पुलिस की कार्रवाई में कैसे शिथिलतारी एक पकड़ा गया है, उसके क्या बयान है? अब चूंकि ये मेरी जानकारी में विषय नहीं है, तो पुलिस कहां तक पहुंची है, अधिकारी क्यों नहीं इसे गंभीरता से ले रहे हैं? निश्चित तौर पर हमारे सीएम साहब, डिप्टी चलिए सीएम ठीक है, साहब, आला अधिकारी इस पर संज्ञान लेंगे, मेरे नेता संज्ञान लेंगे ही लेंगे। पर क्योंकि मामला गंभीर है, बिटिया से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमारी भावना है। हम राजनीति बाद में करते हैं यशी जी। चलिए, आपकी भावनाओं की हम कदर करते हैं। आनंद राय जी का रुख कर लेते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। आनंद जी, स्वागत है आपका। क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर? देखिए, सारी बात तो भाजपा के प्रवक्ता श्याम सलोनी जी सब कुछ कह चुके हैं। उन्होंने अपने सरकार की गलतियां गिनवा दी, हमको बोलने की क्या जरूरत है। तो मैं यही कह रहा हूं कि सरकार बिल्कुल फेलियर है, और विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, सभासद जो भी हैं सब फेल हैं। प्रशासन डंडे की नोक पे बात कर रहा है, वो किसी को समझ नहीं रहा। जहां से दाम मिल रहा, पैसा मिल रहा, उसका काम कर रहा है। और जो गरीब पिछड़ा है, जो गरीब पिछड़ा है, ये राजनीतिक बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। आप हमारे राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हो, आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ। श्याम सलोनी जी रुक जाइए भाई, उनको बोल लेने दीजिए। नहीं, अभी वो और 15 मिनट ले लेंगे। श्याम सलोनी जी होल्ड ऑन। आनंद जी, वही मैं कह रहा हूँ कि वही चल रही कहावत, एक टके शेर भाजी टके शेर खाजा, अधेर रगड़ी चौपट राजा। तो यही चल रही है हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार में। किसी को कुछ दिख नहीं रहा है। अप्पू गप्पू लप्पू में फंसे हुए हैं बेचारे। माननीय मुख्यमंत्री जी, उनको कुछ नहीं दिखता है। कहीं कोई अपराध नहीं दिखता है, कहीं किसी महिला के उनको नहीं दिखता। अब जरा मुझे ये बताइए, आपकी पार्टी ने क्या कर दिया इस मुद्दे पर? क्या किया आपकी पार्टी ने? क्या मैडम, आपकी पार्टी ने इस पर क्या कर दिया? सवाल उठाए? नहीं, सवाल तो उठा ही रहे हैं। कहाँ उठा रहे हैं? इस मुद्दे पर आपकी पार्टी ने क्या किया, मुझे ये बताइए। आप सिर्फ भाजपा क्या कर रही है वो अलग विषय हो गया। अब आप बताइए ना, आपकी पार्टी क्या कर रही है? आपकी पार्टी ने क्या किया? भाजपा की है। आपकी पार्टी ने क्या किया? उठा रहे हैं हम तो। गरीब, नौजवान, किसान, मजदूर, बेसहारा, महिला, सब पे सवाल उठा रहे हैं। किसकी सुनवाई हो रही है? आपसे पूछ तो रही हूँ आनंद जी, इस मुद्दे पर आपकी पार्टी ने क्या किया? इस मुद्दे पर आपकी पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं? जाना चाहिए था ना, पूछना चाहिए था, पीड़िता को लेकर आवाज उठानी चाहिए थी ना। ये भी काम कोशिश कर देंगे। नहीं, व्याकुल भारत मत होइए, जाएंगे सब लोग। कब जाएंगे? कब जाएंगे? 4 दिन बाद, 5 दिन बाद बता दीजिए। दर्द को समझेंगे, न्याय की दर्द को समझेंगे। पहले तो जाति समझेंगे, उसके बाद दर्द समझेंगे। पहले देखेंगे कि ये वोट बैंक के हिस्से में आ रही है घटना की नहीं आ रही है। अपराध करने वाले यही। आप जाति, भेदभाव, धर्म, ये सब मानिए, मैं नहीं मानता हूँ। मैं तो जो पीड़ित हो, अब बच्ची की कोई जात नहीं होती है। बच्ची तो बच्ची है, उसको पढ़ने में सहयोग। हमारे नेता श्रीमान अखिलेश यादव ने, एक मिनट, हमारे नेता श्रीमान अखिलेश यादव ने बच्चों को लैपटॉप दिया था, बच्चों को साइकिल दिया था, विद्याधन दिया था। इन्होंने क्या किया? बच्चों के लिए कौन सा रोजगार दे दिया? कौन सी पढ़ाई में सहयोग कर दिया? बच्चों के ऊपर अत्याचार हुआ, कौन सी कार्रवाई हो गई? तो देखिए, कथनी और करनी में बहुत फर्क है।
ये जो कहते हैं वो बिल्कुल नहीं करते हैं। इनका भाषण मैं कल सुन रहा था योगी आदित्यनाथ जी का, वो बस ध्रुवीकरण की बात करते रह गए। बिहार में बहुत अच्छी लच्छेदार भाषण के कटोगे तो बटोगे, इनको ध्रुवीकरण से जितना फायदा मिलता है, गाय हमारी माता है जहां वोट देती है, जहां गाय वोट नहीं देती है वो मार के खाते हैं। तो इनके कथनी करनी फर्क है, इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं आप लोग? आप कह रही हैं कि बच्चे का, तो आपने मुद्दा उठाया, जानकारी हुई है, जो भी उनके लिए अध्यक्ष होंगे मैं उनसे बात आलोक करूंगा। त्रिपाठी जी, किरण राय सोशल आप एक्टिविस्ट जाइए भी हमारे साथ पीड़िता जुड़ घर। चुके हैं। किरण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। और बात कर रहे हैं जिस तरीके से महिला के साथ गैंगरेप किया गया और उसके बाद पुलिस जो है वो कार्रवाई नहीं कर रही है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। साथ में बलात्कार किया गया है और एसिड पिला दिया गया है। इस बारे हमको न्याय चाहिए। जैसा सर दुर्घटना हुई है तो हमको इंसाफ मिलना चाहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करें हैवानियत सुरक्षा, दावे जमीन पर ढेर, चर्चा इसी पर। मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किरण वैश्य हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। किरण जी, कैसे देख रही हैं उस पूरे प्रकरण को? एनसीआरबी की रिपोर्ट देखें तो 2023-24 के मामलों में कमी जरूर देखी गई है, लेकिन इस तरीके के मामलों पर लगाम अभी तक नहीं लग पाई। हेलो जी, थैंक यू। तो मैं ये कहूंगी कि अभी जिस तरह से बात हो रही थी, दो पार्टी के लोग बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं, मुद्दा कहीं और है, बात कहीं और कर रहे हैं। हम एक दूसरे पे आरोप लगाने की कोशिश सिर्फ कर रहे हैं, ये सरकार अच्छी है, वो सरकार अच्छी। इसमें सरकारों की बात ही नहीं है, इसमें बात है महिला सुरक्षा की, इसमें बात है एक लड़की के सम्मान की, उसको हक दिलाने की, उसको न्याय दिलाने की। तो मुझे लगता है कि अभी तो सबसे ज्यादा जरूरी है ना कि चाहे पार्टी के लोग हो, चाहे इसमें काम करने वाले लोग हैं, खासतौर से पुरुष लोग पुलिस विभाग में हैं, चाहे अन्य जगह में जो बैठे हैं, उनको संवेदनशीलता की जरूरत है। उनको संवेदनहीन हो गए, समझ ही नहीं पा रहे कि क्या हम बात कर रहे हैं। अगर ये लड़की जो यहाँ पे बात कर रहे हैं पार्टी की, पॉलिटिक्स की, अगर आपके घर की होती तो क्या ऐसे मंचों पे बैठ के और मीडिया में बैठ के हम बात कर रहे होते? क्या हमारा खून खौल नहीं रहा होता? क्या हम उसके लिए कोशिश नहीं कर रहे होते? तो आरोप लगाना ये बहुत ही आसान सा बात है कि हम एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा दें। मुझे लगता है कि सबसे पहले इसमें जो पुलिस है, प्रशासन है, उसको संवेदनशील बनाने की जरूरत है। सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। मिशन शक्ति अभियान चल रहा है, हर जगह चल रहा है, हर कोई कर रहा है, लेकिन ये अभियान एक समय पे एक सिर्फ समय पे चला के छोड़ने वाला नहीं है, ये कंटिन्यूअस काम करने वाला विषय है। और उस लड़की को निश्चित रूप से जिलों में अगर इस तरह का घटना हो जाए तो लड़कियों को, ऐसी लड़कियों को सपोर्ट करने के लिए पता चलता है कि प्रॉपर सुविधा नहीं है, इस तरह की सलाह नहीं है, उनको प्रॉपर जानकारी भी नहीं है कि उसको फ्री में वकील मिल सकते हैं, फ्री में उसको सुविधाएं मिल सकती हैं, उसको पता ही नहीं है उन परिवारों को। तो ये बहुत कुछ जागरूकता का भी जरूरत है कि जो सरकार कर रही है वो लोगों तक पहुंचे, लोग वहां तक पहुंच के न्याय ले सके, पा सके। और मुझे जो लगता है कि ये सिर्फ बात का विषय नहीं है, पार्टी कोई भी हो, हर किसी को वहां जाके समझना चाहिए, जानना चाहिए, सबकी जिम्मेदारी है। आज भी अगर किसी लड़की के साथ ऐसी निर्मम दुर्घटना होती है तो बड़ी शर्म का विषय है। ये बहुत शर्म का विषय है कि हम लोग जिस समाज में रह रहे हैं उसमें हम समझ ही नहीं पा रहे कि हम क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत ही मतलब इसको गांव स्तर पर भी, स्कूलों में भी, हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी काम करने की जरूरत है। लड़कियों को या लड़कों को, दोनों को ही समझाने और बताने की जरूरत है। तो इसमें भी हमारे सिस्टम में भी कहीं ना कहीं बहुत दोष है, जिसकी वजह से लोग अच्छे बुरे का समझ ही नहीं पाते, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, ऐसे जो कृत्य किए हैं उनको बहुत ही मतलब इतना लंबा तो खींचना ही नहीं चाहिए, उनको पकड़ना, उनको सजा देना,
न्याय व्यवस्था को हमारे थोड़ा और टाइट और थोड़ा जल्दी करने की जरूरत है, क्योंकि इतना टाइम लग जाता है। लोग वहां से छूट के आ जाते हैं, फिर आके वो समाज में इस तरह का एक पहचान बनाते हैं या बोलते हैं कि ये बहुत आसान काम है, जो औरों को प्रेरणा देता है। तो मुझे लगता है कि उनको पकड़ना और उनको सजा दिलाना, अगर वो सिद्ध है, अगर वो सब कुछ नामजद है, सब कुछ पता है, तो फिर वो रुकता क्यों हो, देर क्यों होती है, मुझे समझ में नहीं आती है। ठीक है, तो हमारे न्याय व्यवस्था को भी थोड़ा और सुदृढ़ करने की जरूरत है। ठीक है, वापस आएंगे आलोक त्रिपाठी जी। जिस तरीके से पुलिसिया कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं, एक तरफ कहा जा रहा है कि कानून व्यवस्था बहुत बेहतर हो गई है, लेकिन महिला सुरक्षा के दृष्टिकोण से आज भी हम उसी पायदान पर खड़े हैं। जी बिल्कुल, देखिए, लेकिन मैं इसमें दो मुद्दों पे बात करना चाहूंगा। पहली, एक तो कानून व्यवस्था की पुलिस ने क्या अपनी ड्यूटी निभाई। दूसरी, हम बहुत बड़े बड़े बातें करते हैं, हमने मेडिकल कॉलेज दे दिए, इतने हॉस्पिटल दे दिए, लेकिन क्या हम उसका इलाज करा पाए? वो उरई से लेके झांसी, झांसी से लेके लखनऊ, लखनऊ से लेके कहाँ, मतलब हम इलाज नहीं करा पा रहे। तो हम कहाँ हैं? हम बात करते हैं, दावे करते हैं, लेकिन दावे की सच्चाई तो खोल के रख दी एक जरा से आवश्यकता पड़ने पे। तो मुझे लगता है कि अभी भी हम वादों को, या हम जो बड़े बड़े वादे करते हैं, बातें करते हैं, उस पे ना जाकर के हम उस पे काम करें कि जिससे लोगों को सही में न्याय मिल सके। आज 2 हफ्ते हो गए, लेकिन अभी तक अपराधी पकड़े नहीं गए। ये शर्म की बात है। हम कैसे कहें कि जीरो टॉलरेंस नीति चल रही है, जब आप घटना हुई जिसका प्रमाण दिख रहा है, जब चीजें हो रही हैं, उसके बाद भी अगर हम उस चीजों पे काम नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब हमारे जो भी दावे हैं वो हवा हवाई हैं। वो और ये घटना हुई, इस घटना को रोकना सरकार नहीं रोक सकती, इस तरह की घटनाओं, लेकिन उस घटना के बाद की जो प्रक्रिया है उस पे सरकार का पूरा रोल होता है। सरकार चाहे तो वो अपराधी जेल के पीछे होगा, सरकार चाहे तो उसको उचित इलाज समय पे मिलेगा। 1-2 हफ्ते से वो भटकेगी नहीं इलाज के लिए। आज भी वो इलाज के लिए परेशान है। परिजन बता रहे हैं कि उनका इलाज के नाम पे, जाहिर सी बात है कि जब उरई से लेके झांसी, झांसी से लेके लखनऊ, कानपुर जहां भी गए हैं तो खर्चा हुआ होगा, तो पूरा घर परिवार परेशान है। एक तो इतनी बड़ी घटना, उसके बाद उसके इलाज को लेकर के परेशान। तो मुझे लगता है चाहे सरकार हो, चाहे क्षेत्र के सांसद विधायक हो, जो भी लोग जनप्रतिनिधि हैं या जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो फोटो बहुत अच्छे अच्छे खिंचाते हैं कि जो किसी के जन्मदिन पे हो गए अपने नेता का, तो फल देते हुए जाएंगे एक मरीज को। लेकिन आज जब वाकई हमको आवश्यकता है किसी बिटिया को, किसी मरीज को, किसी पीड़िता को, तब ये सब नहीं दिख रहे। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा सरकार को इन सब चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। ये घटनाएं भले नहीं रोक सकती, लेकिन इस घटना को अंजाम देने वाले को जेल पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार की और जिला प्रशासन की है। उस घटना में पीड़िता को इलाज दिलाने की जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग की है, सरकार की है। हम वादे कर रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, डिप्टी सीएम, कि हमने इतने मेडिकल कॉलेज खोल दिए, सीएम भी कह रहे हैं, लेकिन क्या दिख रहा है? इलाज तो नहीं मिल पा रहा, उसको रेफर किया जा रहा है एक जिले से दूसरे जिले। तो ये बड़ा चिंता का विषय है। मुझे लगता है कि सरकार को इस पे ध्यान देना होगा और पुलिस प्रशासन इस पे थोड़ा सा अगर एक्शन लेगी तो इस तरह की घटनाओं को जो अंजाम देते हैं उनके मन में जरूर कहीं ना कहीं भय आएगा। जब 2 हफ्ते में हम कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे, सिर्फ 3 अपराधियों में 1 को हम पकड़ पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों का मनोबल बढ़ता है। अगर हम उनका मनोबल को तोड़ना है तो इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए उस समाज में ऐसा माहौल दिखाना पड़ेगा कि अगर इस तरह की आपने घटना को अंजाम दिया तो इसका अंजाम आपको, आपके परिवार को भुगतना पड़ेगा। ये जब एक खौफ होगा तब मुझे लगता है कि इस बेटियां जो हम कहते हैं कि सुरक्षित हो, वो तब सुरक्षित हो पाएंगी। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात कर रहे थे हमीरपुर की इस घटना को, जिसमें कई लोगों को कटघरे में खड़ा किया, चाहे वो कानून व्यवस्था को लेकर हो, अस्पताल को लेकर हो कि बेटी को इलाज नहीं मिल पा रहा था, साथ ही साथ प्रशासन जो है वो किस राजनीतिक दबाव में काम कर रहा है कि सिर्फ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, बाकी को तो गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस इस पर क्या कुछ कार्रवाई आगे करती है वो देखना होगा। खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।